एक गांव में एक अमीर परिवार की एक लौती बेटी अनामिका थी। उसके पिता का नाम था गंगाधर। अनामिका की शादी की उम्र होते ही गंगाधर एक शिक्षित और अमीर दूल्हे से उसकी शादी तय करने का निर्णय लेते हैं। ये बात पड़ोस की गांव की शारदा तक पहुंचती है। शारदा का परिवार भी धनी परिवार में से था। मैं चाहती हूँ कि गंगाधर की बेटी मेरे बेटे से शादी करे ताकि करोड़ों की संपत्ति बेटे की हो। हम भी अमीर हैं, इसके अलावा मेरा बेटा पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी भी करता है। कैसे भी ये रिश्ता हमारे पास ही आना चाहिए। फिर उसने समाज में बात की जो गंगाधर को भी अच्छी तरह से जानता था। गंगाधर रमेश के बारे में सुना और उनसे कहा कि अच्छा समय देखे ताकि शादी का दिन तय किया जाए। ये पता चलते ही शारदा रमेश को फोन लगा के कहती है, अरे बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी सगाई तय हो गई है। अब हमारा समाज में एक अलग स्तर होगा। ठीक है माँ, आता हूँ। रमेश फिर फोन काट देता है। शाम तक रमेश घर आता है और अगले दिन अनामिका के घर जाने लगते हैं। बेटा रमेश, अगर ये रिश्ता तय हो जाती है तो आसपास के इलाके के अमीरों में हमारी गिनती होगी। लड़की तो अमीर है ही, जो कुछ कहे सर हिला के हाँ कहना, बाद में मैं देख लूंगी। माँ, लड़की अच्छी है या नहीं ये जरूर देखना, सिर्फ दहेज के बारे में मत सोचना। अरे तुम छोटे हो, तुम्हें ये सब की समझ नहीं है, चुपचाप रहो, समझे। ऐसा कहकर वो अपनी गाड़ी से गंगाधर के घर जाते हैं। वहाँ जाकर वो दोनों बैठ जाते हैं। आपके बारे में सुना है, अगर मेरी बेटी को आपका बेटा पसंद आता है तो आगे की बात करेंगे। राहु काल शुरू होने वाला है, लड़की को जल्दी बाहर बुलाइए। अनामिका को बुलाया जाता है बाहर लाने के लिए, फिर लाके सामने बैठाया जाता है। अनामिका बहुत ही खूबसूरत थी। एक नजर में ही रमेश को वो पसंद आ जाती है। माँ, मुझे लड़की बहुत पसंद है, शादी पक्का कर लो और सारी बातें तय कर लो। रमेश इस तरह कहता है। फिर शारदा कहने लगती है, भाई साहब, मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है, अपनी बेटी से भी एक बार पूछ लीजिए। शारदा कहती है। ये सुन के अनामिका कहती है, मुझे भी दूल्हा पसंद है। अब लड़की को अंदर ले जाओ। बहन, बेटी को तुम्हारा बेटा अच्छा लगा, लेकिन इस शादी के लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त भाई साहब? मैं ज्योतिष और वेदों में बहुत विश्वास रखता हूँ। पहले हम दोनों बच्चों की कुंडली दिखाएंगे, उसके बाद हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। गंगाधर की ये बात सुन के शारदा बहुत तनाव में आ जाती है। बच्चों की कुंडली अच्छी होगी, हमें उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। नहीं, एक बार मिलवा लेते हैं, फिर शादी होगी। इस मामले में वो अटल था। फिर शारदा भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाई। ठीक है भाई साहब, अच्छे पुजारी को दिखा के कुंडली मिलवा लीजिए, फिर शादी की बात करेंगे। शारदा इस तरह कहती है। फिर 3 दिन के बाद दोनों परिवार एक जगह मिलते हैं और पुजारी से दोनों बच्चों की कुंडली मिलवाते हैं। पुजारी उन दोनों की कुंडली देखकर कहता है, लड़के की कुंडली तो बहुत अच्छी है, वो भविष्य में बहुत ऊंचाई तक जाएगा, पर लड़की की कुंडली देखकर पुजारी चौंक गए। ये देखकर गंगाधर कहने लगे, क्या हुआ पंडित जी, आप इतने आश्चर्य क्यों हुए? लड़की की कुंडली में दोष है, उस दोष को दूर किए बिना शादी करेंगे तो दिक्कतें आएगी। दोष काटने के लिए उसकी शादी पहले किसी जंगली जानवर से करानी होगी। ये कहकर पंडित जी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। हाय भगवान, पंडित जी ये कैसे संभव होगा? मैं कुछ नहीं कर सकता, दोष ही कुछ ऐसी है तो क्या किया जाए। अगर वो जंगली जानवर हो फिर तो मुश्किल होगी ना। ये जरूरी है। देखिए गंगाधर जी, आप तो अमीर है, अपने आदमियों से कहिए शेर को वश में लाके यहाँ लेकर आए। मैं अनामिका की शादी करा दूंगा, फिर उसके बाद अनामिका और रमेश की धूमधाम से शादी करा दीजिएगा। पंडित जी की ऐसी बातें रमेश और अनामिका विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। पंडित जी, ये सब चीजों पे मैं विश्वास नहीं करती। एक अच्छा दिन देखिए और हम दोनों की शादी करा दीजिए। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा। तुम लोग छोटे बच्चे हो, चुप रहो। पंडित जी, मैं आपके कहे मुताबिक समय पे शेर ले आऊंगा, आप बाकी बंदोबस्त कीजिए। ऐसा कहकर अनामिका की शादी एक बाघ से कराने का फैसला करते हैं। हफ्ते बाद पुजारी जी शादी का दिन तय करते हैं। उस दिन सभी लोग वहाँ मौजूद थे। गंगाधर अपने लोगों को जंगल में भेजकर एक बाघ को जाल में फंसाकर अनामिका के पास ले आकर रखते हैं। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी जिस वजह से बिना हिले डुले वो बैठा हुआ था, पर लोग बहुत डरे हुए थे। इस तरह पुजारी मंत्र पढ़ने लगे और ढोल वाले उसी के साथ ढोल भी बजाने लगे।
अब क्योंकि जोर जोर से ढोल बज रहे थे, शेर उसकी आवाज में जग जाता है। जैसे ही बाघ जागा, वो खड़े होकर दहाड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर लोग काफी डर जाते हैं और वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। शारदा भी सब छोड़ छाड़ के भागने लगती है। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। मैं जिंदा हूँ, यही बहुत है। अरे रमेश, तुम कहाँ हो? अरे सावधान रहना। ऐसा कह के शारदा वहाँ से भाग निकलती है। वो शेर सभी को दहाड़ता है और आखिरकार अनामिका के पास जाता है। ये देखते ही रमेश पलट के दहाड़ता है और वहाँ से उसे हटा देता है। छोटे मोटे खरोच से सभी लोग आहत थे और सब एक स्थान पर इकट्ठे हो गए। जो हुआ हुआ, अगर कुछ दिन रुकोगे तो दूसरा बाग ले आके मैं शादी कराऊंगा। गंगाधर की ऐसी बातें सुन के अब रमेश को बड़ा गुस्सा आता है। आपको अकल नहीं है? इतना कुछ होने के बाद भी आप बाग लाने के बारे में सोच रहे हैं? कितनी मुश्किल से लोगों की जान बची है। अभी भी ज्योतिष और अंधविश्वास में पड़े हैं। अगर शादी करानी है तो कराइए, नहीं तो इसे कैंसिल कीजिए। रमेश इस तरह से चिल्ला के कहता है। सबक पाकर गंगाधर चुपचाप खड़ा रहता है। बाद में सभी लोगों की मंजूरी से रमेश और अनामिका की बड़े धूमधाम से शादी करा दी जाती है। ऐसी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गांव में शारदा नाम की एक लड़ाकिन सासू माँ थी। शारदा का एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। बहू का नाम था अनामिका। अनामिका बहुत ही आज्ञाकारी थी, लेकिन सासू माँ की वजह से उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पर रमेश कुछ नहीं कहता था। ज्यादातर रमेश खेतों के काम में ही समय बिताया करता था। वो बस खाने के लिए आता था और फिर खेत वापस चला जाता था। अनामिका को अपने पति का सहारा कभी नहीं मिला। सासू माँ के नखरे झेलना पड़ता था, इस वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे अनामिका, मैंने कहा था ना कुएं से पानी ले आओ, अभी तक तुम गई नहीं। हाँ, तुम बीमार हो गई हो क्या? सासू माँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बहुत थक गई हूँ मैं और बहुत सर दर्द भी हो रहा है मेरा। बहुत हो गई तुम्हारी बेतुके की बातें। काम से बचने के लिए तुम्हारा बहुत नाटक चलता है। ये सब नहीं चलेगा अब। ऐसा नहीं है सासू माँ, मुझे एक बार अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर से जांच करा के दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। क्या अब तुम्हें मैं अस्पताल ले जाऊं? घर पे एक पैसे भर का काम नहीं करती और मैं अस्पताल ले जाके तुम्हारे ऊपर खर्च करूं? चुपचाप जाके सारे बर्तन साफ करो, जाओ भी। सासू माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, सही कह रही हूँ मैं। अनामिका के इतने अनुरोध करने के बाद भी शारदा परवाह नहीं करती है और उसे कुछ ना कुछ काम करने को कहती है। फिर अचानक से अनामिका बेहोश हो जाती है। अनामिका को बेहोश होते देख शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। जल्दी वो रमेश को खबर भिजवाती है। रमेश आकर अपनी पत्नी को देखकर बहुत उदास हो जाता है। लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो तुम? माँ, अनामिका को अस्पताल ले चलते हैं। अरे मेरे पेट से ही पैदा हुए ना तुम, इस पर इतना खर्च करोगे? अस्पताल ले जाओगे तो डॉक्टर के पीछे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो क्या करे माँ, अनामिका को इस हालत में छोड़ दे, ये बहुत बुरा होगा। तुम उसे लेके उसके मायके चले जाओ। 2 दिनों के अंदर वापस लौट आना। ध्यान से उसे लेकर ही आना, नहीं तो तुम्हें तो पता ही है मेरे बारे में। ठीक है माँ, ले आऊंगा उसे। फिर रमेश अनामिका को उसके मायके लेके जाता है। उसके पिताजी रविंद्र अनामिका को देखकर फूट फूट के रोने लगते हैं और फिर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, ये महिला बहुत ही कमजोर है, इसे आराम की सख्त जरूरत है। 2 दिनों तक उसे कोई भी काम करने ना दे। इसे अच्छे से पौष्टिक खाना खिलाए। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, इसे खिलाएंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है महाशय। फिर रविंद्र दवाइयाँ लाकर अपनी बेटी को दे देता है खाने के लिए। अगले दिन अनामिका अपने माँ के समाधि पर जाना चाहती है। वो अपने पति रमेश को साथ लेकर वहाँ जाती भी है। अजी, मेरी माँ मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। बिना किसी परेशानी के उन्होंने मेरा इलाज कराया। पर आज जब मैं बीमार हूँ, मुझे संभालने के लिए वो नहीं है। अनामिका, चिंता मत करो, तुम तो मेरी माँ को जानती हो। बस कुछ दिन धैर्य रखो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अजी, मैं अपनी माँ के कब्र से थोड़ा मिट्टी ले जाना चाहती हूँ। अगर वो मेरे साथ होगी तो मुझे मन में हिम्मत मिलेगी। ठीक है अनामिका, ले लो, पर माँ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है ना वो क्या करेगी। अनामिका वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेती है और वो लेकर अपने ससुराल वापस चली जाती है। हर दिन वो उस मिट्टी से अपना दुख दर्द बताया करती थी। एक दिन शारदा ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे सब पता चल जाता है।
शारदा उस मिट्टी को ले जाके बाहर फेंक देती है। देखो, अगर तुम ऐसे पागलपंती करोगी तो नहीं चलेगा। मैं जो कह रही हूँ उसे अच्छे से सुनो। जाओ, जाके घर साफ करो। ठीक है सासू माँ। अनामिका सासू माँ के फेंके हुए सारे मिट्टी को एक जगह इकट्ठा करती है और बगीचे में ले जाके कोने में रख देती है। कभी कभी जब सासू माँ उसे डांटा करती थी तो वो कीचड़ में चली जाती थी और अपनी सारी समस्या वहाँ जाके बता के लौट आती थी। एक दिन बैगन की सब्जी बनाने के लिए वो बैगन काटती है। उसमें से थोड़े से बैगन खराब निकलते हैं तो वो खराब बैगन को उस कीचड़ के पास जाकर फेंक देती है। अनामिका उस कीचड़ में बैगन को फेंक के आती है और फिर काम में लग जाती है। अगले दिन ही उस धान पर एक बैगन का पौधा उग आता है। अनामिका बहुत ध्यान रखती थी उस बैगन के पेड़ को, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाती थी क्योंकि वो एक बैगन का पेड़ था। उस बैगन के पेड़ को देखकर रमेश बड़ा आश्चर्य होता है। अनामिका, इस पौधे को देखकर मुझे बड़ा अद्भुत लग रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखो अनामिका, ये पेड़ कैसे चमक रहा है। सच में कह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। ये कोई साधारण पेड़ लग नहीं रहा है। मुझे तो देख के लग रहा है ये जरूर कोई मायावी पेड़ है। अजी, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? एक काम करते हैं, कुछ दिनों में ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये पेड़ सब्जियां भी देने लगेगा, तब हमें ठीक से समझ में आएगा। तब तक इंतजार करते हैं। कुछ दिन निकल जाता है, फिर उस पौधे में बैगन आते हैं। वो बैगन चमक रहे थे। अनामिका को देख के बहुत अलग लगता है। वो बैगन रात में भी चमक रहे थे। एक दिन शारदा उन बैगनों को काटती है और अनामिका को लाके कहती है कि वो उन बैगन से कुछ पकवान बनाए। सासू माँ, ये उस पेड़ के बैगन है जो मिट्टी में अपनी माँ की समाधि से लेकर आई थी। आपने इस तरह से पूरे बैगन क्यों काट ले आई? कैसी बातें कर रही हो? जो मैंने कहा वो करो, जाके बैगन काटो। फिर बिना कुछ जवाब दिए अनामिका जाती है और उन बैगन को काटने लगती है। सब्जी के लिए जब वो बैगन काट ही रही थी तब उस बैगन के अंदर से हीरे निकल आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन बैगन को काटने के बाद वहाँ से और नए नए बैगन निकल के आने लगे। ये सभी कुछ शारदा और अनामिका के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। अब क्योंकि बैगन से हीरे निकल आ रहे थे, ये देखकर शारदा बड़ी खुश होती है। वो सोचने लगती है कि बहू बड़ी किस्मत वाली है, इसी वजह से बैगन के अंदर से हीरे निकल आए। वो उन हीरों को बेचकर बहुत पैसे कमा लेती है। उसके बाद से शारदा अपनी बहू को बिना किसी परेशानी के बहुत प्यार भी करती है। उन पैसों से वो एक बंगला खरीद लेती है और नौकर चाकर के साथ ऐशो आराम भरी जिंदगी जीने लगती है। अब से शारदा ये सोचती है कि बहू को किसी तरह की दिक्कत ना हो और बहू बेटा आनंदमय जीवन बिताए। उस पेड़ में लगातार बैगन फलते ही रहते हैं और बैगन के अंदर से हीरे भी निकलते रहते हैं। अनामिका समझ जाती है कि उसकी माँ के कब्र से लाए हुए मिट्टी की वजह से ये सारी मायावी चीजें हो रही है ताकि उसे परेशानी ना हो, और तब से वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।